गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्टडी आईक्यू पर स्वागत है एंड आई एम रंजीता। आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, विच इज़ अगेन सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। तो इसी चैप्टर को हमने क्लास 6 और क्लास 7 में भी पढ़ा है, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो और भी ज़्यादा फर्दर एडेड डिटेल्स के साथ होगा। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन सेंड मी अ मेल ऑन दिस ईमेल आईडी। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। और अगर आपको इन सब लेक्चर्स के पीडीएफ चाहिए तो आपको इस टेलीग्राम लिंक पर सारे शेयर कर दिए गए हैं। अगर आप क्लास 6 और क्लास 7 इन साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स भी देखना चाहते हैं तो उस सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए गए हैं। सो दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल। जब आप ज्वाइन करेंगे तो प्लीज़ नाम की स्पेलिंग ज़रूर ध्यान रखें, आप गलत चैनल कृपया ना ज्वाइन करें। तो अब हम बात करते हैं फैब्रिक के बारे में। पहले भी हम पढ़ चुके हैं फैब्रिक्स के बारे में क्लास 6 और 7 में, जब उसमें हमने पढ़ा था कि फैब्रिक्स कितने तरीके के होते हैं। और वो हमारे जैसे नेचुरल फैब्रिक्स के बारे में पढ़ा था, हमने एनिमल फैब्रिक्स के बारे में पढ़ा था। क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि कॉटन कैसे ऑब्टेन किया जाता है, सिल्क हम कैसे निकालते हैं, सिल्क वॉर्म कैसे ग्रो करता है, और कॉटन के कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जिससे कि कॉटन निकाला जाता है। इन सब बेसिक चीज़ों के बारे में हमने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा है। तो आज हम बात करेंगे कि जो फाइबर्स होते हैं उसके हम आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में भी बात करेंगे और उसके फर्दर कुछ एडिड डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो फाइबर जो है, जैसा कि हमने डिस्कस कर चुके हैं, ये हमें दोनों सोर्सेज से मिलेगा, नेचुरल सोर्सेज से भी मिलेगा और आर्टिफिशियल सोर्सेज से भी मिलेगा। जो फाइबर होगा उससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उससे सिर्फ कपड़ा बनाएं, धागा ही बनाएं, उससे हम काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो थिन होते हैं, लॉन्ग होते हैं। और फाइबर से क्या बनेगा? फाइबर से बनेगा धागा, और धागे से बनेगा फैब्रिक। ठीक है, तो दो प्लांट सोर्सेज है और एनिमल सोर्सेज है। नेचुरल फाइबर होते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं। अगर हम नेचुरल फाइबर की बात करेंगे तो दो फाइबर्स की सोर्सेज हैं, प्लांट और एनिमल। तो फाइबर जो होते हैं उनको धागे में बांध दिया जाता है एंड देन वोवन इनटू अ फैब्रिक। फाइबर से यार्न्स, उससे फैब्रिक। ठीक है, तो ये चीज़ है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। फिर हम बात करते हैं फाइबर्स को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो अब नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर्स मैंने आपको बताया, नेचुरल फाइबर और मैनमेड फाइबर भी जिसको बोलेंगे। तो नेचुरल जो फाइबर होंगे मैंने बताया आपको, वो दो तरीके से मिलेंगे, प्लांट से मिलेंगे और एनिमल से मिलेंगे। तो जो फाइबर्स है, द फाइबर्स आर हेयर लाइक रॉ मटेरियल डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं उसके कुछ करेक्टर्स होते हैं, उनकी कुछ क्वालिटीज़ होती है जो कि उनके अंदर पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हम उनको दे आर मोर सॉर्ट आउट मटेरियल। तो उसमें क्या होता है? दे कैन बी ट्विस्टेड इनटू यार्न एंड मेक फैब्रिक। ठीक है, दे आर कंफर्टेबल एंड ड्यूरेबल, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड दे आर हाईली केपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, दे प्रोवाइड एक्सीलेंट लुक एंड फील। तो जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनकी एक अलग ही बात होती है, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, उनके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो जो है टच भी उनका बहुत अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें हमें सिंथेटिक फाइबर में भी मिलती हैं। हम बात करेंगे क्या क्या मिलते हैं, क्या उनके एडवांटेज, सिंथेटिक फाइबर के क्या एडवांटेज है और नेचुरल फाइबर के क्या एडवांटेज है, कंपैरिजन देखेंगे आज हम इस चैप्टर में। तो फाइबर्स जैसे कि हमने बताया, नेचुरल सोर्स, मैनमेड सोर्स। तो नेचुरल हमें कहाँ से मिल रहा है? वेजिटेबल से, एनिमल से और मिनरल से। दिस इज़ अ न्यू एडिशन इन दिस क्लास। आपने अभी तक हमने दो ही चीज़ें पढ़ी थी, प्लांट्स और एनिमल्स। अब हम बात कर रहे हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स। मिनरल्स से भी हमें फाइबर मिलता है। मैनमेड फाइबर हमें कहाँ कैसे कैसे हो रहे हैं? रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है और एसीटेट सेलुलोज फाइबर है। ठीक है, तीन तरीके से हमें मिल रहा है। वेजिटेबल फाइबर्स में क्या क्या है? कॉटन है, लिनन है, मतलब वेजिटेबल का मतलब है प्लांट होना चाहिए यहाँ पे, मोर एप्रोप्रिएट। तो प्लांट फाइबर में क्या है? कॉटन है, लिनन है, कैपॉक है, जूट है, हेम्प है। इसके बारे में हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। एनिमल में सिल्क है, वूल है। मिनरल्स में एस्बेस्टोस, मतलब कुछ मिनरल्स है, उनसे हम फाइबर्स बना सकते हैं। उनके अंदर उनकी क्वालिटी होती है उनकी एक, कि हम उसको फाइबर्स के फॉर्म में भी खींच सकते हैं। ठीक है, रीजनरेटेड सेलुलोज, सिंथेटिक फाइबर जिसमें नायलॉन आएगा, एक्रिलिक आएगा।
एसिटेट सेलुलोज का नायलॉन आएगा, ये हम पढ़ेंगे आगे। अब हम बात करते हैं पॉलीमर्स क्या होते हैं। पॉलीमर्स जो होते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ सिंथेटिक फाइबर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किससे बनते हैं, वो पॉलीमर्स से बनते हैं। तो पॉलीमर का मतलब क्या है, पॉली मीन्स बहुत सारा, मैनी, और मोनो का मतलब है एक। तो हर एक पॉलीमर को बनने के लिए एक मोनोमर चाहिए होता है। मोनोमर उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। जो मोनोमर होगा उसी को हम क्या करेंगे, उसी का मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे, और एक और मोनोमर, एक और मोनोमर, एक और मोनोमर, तो वो क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। तो पॉलीमर आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मीन्स बिग, लार्ज, मैक्रो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है जो बहुत बड़ा है, विच आर ऑब्टेन्ड और कंपोज्ड ऑफ जॉइनिंग स्मॉल रिपीटेड सब यूनिट्स टुगेदर, और ये स्मॉल रिपीटेड यूनिट्स क्या होती हैं, मोनोमर। तो रेयॉन, नायलॉन, ये सब क्या हैं, ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं जिनको हम पॉलीमर भी कहते हैं। तो मैन मेड फाइबर्स जो हैं वो तीन तरीके से मैंने आपको बताया, रीजनरेटेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर और इनऑर्गेनिक फाइबर, तीन तरीके के मैन मेड फाइबर हो सकते हैं। तो रीजनरेटेड फाइबर्स इसमें से क्या होते हैं, रीजनरेटेड फाइबर्स वो होते हैं जिनको हम बोलेंगे सेमी सिंथेटिक फाइबर्स। मतलब ये ना तो पूरी तरीके से सिंथेटिक है और ना ही ये पूरी तरीके से नेचुरल है, ये दोनों का ब्लेंड है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। रीजनरेटेड फाइबर, हमने इनको रीजनरेट किया है कि किससे बने हैं, लॉन्ग चेन पॉलीमर है जिनको हमने केमिकल प्रोसेस से हमने इसको मॉडिफाई किया है, which are modified by a chemical process to enable polymerization to form fibers, जैसे कि विस्कोस रेयॉन, बैम्बू, इसमें से हमने निकाला और हमने उसके अंदर एक केमिकल प्रोसेस किया और हमने उसका फाइबर बना दिया। तो रीजनरेटेड फाइबर्स आएंगे, मतलब जो एक नेचुरल फाइबर को एक कंबाइन कर देंगे पॉलीमर के साथ। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होंगे, दीज आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर्स, उसमें एक मोनोमर जो हमने केमिकली बनाया है उसकी पॉलीमराइजेशन होगी, मतलब उसी को हमने इस तरीके से बना देंगे। इसमें हमने क्या किया था, जो फाइबर था वो क्या था, नेचुरल था, उसको हमने ऐड किया था पॉलीमर के साथ। वंस अ पॉलीमर इज फॉर्म्ड, इस केस में सिंथेटिक फाइबर में हम क्या कर रहे हैं, मोनोमर जो है उसी को फर्दर पॉलीमराइज करा रहे हैं। तो जैसे ही पॉलीमर इज फॉर्म्ड इट इज कन्वर्टेड इनटू अ फ्लूइड फॉर्म और हम उसको लॉन्ग नैरो थ्रेड्स में बना देंगे, जिसके एग्जाम्पल क्या है, नायलॉन, पॉलिस्टर। मतलब ये सारे के सारे जो सिंथेटिक फाइबर का जो प्रोसेस है वो तो इंडस्ट्री में हो रहा है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक मोनोमर है उसकी हम मल्टीपल पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं और हमारे को लंबे लंबे थ्रेड्स मिल गए हैं जिसको हम बोल रहे हैं सिंथेटिक फाइबर। फाइन, फिर हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर की। सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। सिंथेटिक जो फाइबर्स हैं ये डू नॉट डिपेंड आइदर ऑन एग्रीकल्चर क्रॉप के ऊपर डिपेंड नहीं है, एनिमल फार्मिंग के भी ऊपर डिपेंड नहीं है। हमें उसके लिए कोई फसलें लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसमें किसी एनिमल को रियर करके उसका फाइबर उतारने की ज़रूरत नहीं है, जैसा हम किसके केस में करते हैं, रेशम बनाने के केस में करते हैं और हम ऊन बनाने के केस में करते हैं ना, हम ऊन उतारनी पड़ती है रेशम के लिए, रेशम के कीड़ों को मारना पड़ता है। तो एडवांटेज, पहली एडवांटेज क्या हो गई, सिंथेटिक फाइबर के लिए हमें ये सब नहीं करना पड़ता। दूसरी, ये सस्ते पड़ते हैं हमको। नेचुरल फाइबर में तो क्या होगा, पहले भेड़ को पालो, गोट को पालो, फिर उसकी जो कटिंग करो उसके फाइबर्स की, फिर उसको प्रोसेस करो, जो हमने क्लास 7 में पढ़ा था, पूरा प्रोसेसिंग करो, फिर बनेगा फाइबर। इसके केस में क्या होगा, सेम सिल्क वॉर्म के केस में क्या है, वॉर्म्स को बड़ा करो, पत्ते खिलाओ उनको, फिर उसको केमिकल प्रोसेस में डालो, फिर रेशम के धागे निकालो, लॉन्ग प्रोसेस, फिर उसको वीव करो, है ना। सिंथेटिक फाइबर में क्या है, चीपर है क्योंकि किस में बन रहा है, फैक्ट्री में बन रहा है। सिंथेटिक फाइबर पोजेस यूनिक करेक्टरिस्टिक्स विच मेड देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। क्या है इनकी यूनिक करेक्टरिस्टिक, ये ड्राई अप हो जाते हैं जल्दी से, ड्यूरेबल है। जो नेचुरल फाइबर है उससे ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ होती है, इनके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। रेडिली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन, ईजी टू मेंटेन होते हैं। जैसे नायलॉन का कपड़ा है उसको आपको आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, कॉटन के केस में आपको उसको आयरन करना पड़ेगा बार बार क्योंकि वो रिंकल हो जाता है। तो इनको ईजी टू मेंटेन है, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, हमें एनिमल्स को मारना नहीं पड़ता, ये सारे इसके एडवांटेज हैं। फिर कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं बिफोर बर्निंग। मतलब अगर वो आग के पास जाएंगे, आपने अगर सिंथेटिक फाइबर पहना हुआ है अपने स्किन के ऊपर, आपको बहुत गर्म जगह पर चले गए आग के पास, तो वो मेल्ट हो जाएगा, वो मेल्ट होकर आपकी स्किन के ऊपर चिपक सकता है, ठीक है। सम इलेक्ट्रिक चार्ज एक्यूमुलेट ऑन द सिंथेटिक फाइबर। आपने देखा होगा अगर आपने कोई सिंथेटिक कभी कपड़ा
पहना है कुछ, तो वो क्या होगा, आप जैसे उसको ऐसा करेंगे तो वो चार्ज हो जाता है और फिर आप उसको टच करेंगे तो उसमें आपको करंट जैसा फील होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो इरिटेशन कर देता है हमारी स्किन के ऊपर। अगर आप उसको सिंथेटिक कपड़े अगर पहनते हैं कभी, तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है। ऑब्वियसली एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़राब होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाते हैं, ओवर हीट हो सकते हैं, कोल्ड कैन मेक यू कोल्ड व्हेन वेट, मतलब उनके अंदर एक नेचुरल कैपेसिटी नहीं होती ना मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की। तो अगर ज़्यादा गीले हो गए तो वो ठंडे पड़ जाते हैं फाइबर्स ना, पूरे बॉडी हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, राइट। तो ये डिसएडवांटेज थे। फिर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक फाइबर। हमने एक अलग कैटेगरी पढ़ी थी नेचुरल फाइबर में, 3 तरीके से पढ़ा था, एनिमल, प्लांट एंड मेटालिक फाइबर के बारे में पढ़ा था हमने। तो वो इनऑर्गेनिक फाइबर है यही वाला। तो ये क्या है, ये मेटालिक फाइबर्स हैं। तो दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम, देखिए हमने ये वाला चार्ट पढ़ा था ना, मैंने आपको दिखाया था मिनरल वाले फाइबर। तो ये जो मिनरल वाला फाइबर है, तो इसकी बात हो रही है। अब हम मिनरल वाला फाइबर पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक फाइबर। तो ये क्या है, दे आर ऑब्टेन, किससे निकल रहा है ये, कॉपर से, सिल्वर से, गोल्ड, किसी से भी उसका फाइबर आप बना सकते हैं, उसको धागे के रूप में खींच सकते हैं। मेटल वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मेटल की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, है ना, तो उसके फाइबर भी बन रहे हैं। ये निकल, क्रोमियम, इन सब का भी फाइबर बना सकते हैं। तो नेचुरल फाइबर जो होते हैं ये सारे, इनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक फाइबर, मतलब हम उससे अलग अलग तरीके के मेटल से हम उसको बना रहे हैं। फिर हम बात करते हैं एडवांटेज क्या है नेचुरल फाइबर की। अभी हमने सिंथेटिक फाइबर का एडवांटेज देख लिया, अब हम नेचुरल फाइबर की एडवांटेज देख लेते हैं। क्या है ये, पहली एडवांटेज बायोडिग्रेडेबल है। अगर आप कॉटन का, रेशम का कपड़ा पहनते हैं, सिल्क का, तो वो बायोडिग्रेडेबल है, वो नेचर में वापस चला जाएगा। उनका जो लो स्पेसिफिक वेट ड्यू टू देयर पोजेस हायर स्ट्रेंथ, इनके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो हायर है। ओके, दे पोजेस गुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये चार्ज नहीं होते जैसे कि नेचुरल फाइबर्स, जो नायलॉन वगैरह जो सिंथेटिक फाइबर चार्ज हो जाते हैं, ऐसे नहीं होंगे। स्किन फ्रेंडली हैं, इनको प्रोडक्शन में इनको लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है। क्यों, क्योंकि इनका प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्रीज, मतलब केमिकल प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नेचर बना रही है इन फाइबर्स को। कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब ये डिबेटेबल है। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए क्योंकि हमें इंडस्ट्रीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, नेचर हमको बना के दे रही है। भेड़ से, बकरी से रेशम बन रहा है या रेशम के कीड़े से, तो हमें कॉस्ट इफेक्टिव या उस तरीके से कहा जा रहा है कि नेचर में फॉर्म हो रहा है, इसलिए। दे पोजेस गुड थर्मल एंड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़, ये तो बिल्कुल ठीक है, गुड थर्मल प्रॉपर्टी ये प्रोवाइड करते हैं नेचुरल फाइबर। तो ये कुछ एडवांटेज है नेचुरल फाइबर के ओवर सिंथेटिक फाइबर। ओके, अब ये एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं इनऑर्गेनिक फाइबर के। आपने यहाँ पे देखा था इनऑर्गेनिक फाइबर, तो कुछ इनऑर्गेनिक फाइबर्स के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। ग्लास का फाइबर बना दिया, बोसाल्ट का, कार्बन फाइबर, एस्बेस्टोस फाइबर, सिरेमिक फाइबर, ये बना दिया गया है। तो ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक फाइबर है ना, हैं ये सारे के सारे नेचुरल, बट ये इनऑर्गेनिक फाइबर है। फिर बात होती है किसकी, सिंथेटिक फाइबर्स की। थोड़ा डिटेल में अब हम बात कर लेते हैं। अभी हमने ब्रीफली देखा कि 2 तरीके के थे, सिंथेटिक फाइबर थे और ये नेचुरल फाइबर थे। तो अब हम सिंथेटिक फाइबर्स की थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो ये जो फाइबर हैं ये किसने क्रिएट किए, ये नेचर ने नहीं बनाए थे, ये किसने बनाया है, ये ह्यूमंस ने बनाए हैं। इनको सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है वैरायटी ऑफ सिंथेटिक फाइबर, मतलब क्योंकि ये फैक्ट्री में बनते हैं तो हम इसको मतलब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ है, रेयॉन, नायलॉन, जो नेचुरल फाइबर होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसका प्रोडक्शन तो लिमिटेड रहेगा, जितना आप गोट या शीप जितना ऊन देगा उतना ही देगा। जो ये सिंथेटिक फाइबर है, इनका जो रॉ मटेरियल आता है वो आता है पेट्रोलियम से, पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्री है उधर से इनका रॉ मटेरियल आता है, ठीक है। ये कहाँ से हम निकालते हैं, ये जो इसका पॉलीमर मोनोमर जो हम बनाते हैं वो कहाँ से बनता है, वो पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज जो है उसका बाय प्रोडक्ट है, फाइन। तो जितने भी फाइबर्स ऑब्टेन किए जाते हैं, ऑल फैब्रिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फाइबर, वाइल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम आर्टिफिशियल और मैनमेड, दोनों तरीके से आ सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया जो पॉलीमर जो हमारा बनता है उसकी जो रिपीटिंग यूनिट क्या है, उसकी रिपीटिंग यूनिट मोनोमर होती है। अब हम सिंथेटिक फाइबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर जो है वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से बन रहा है। ओके, तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो रही है तो उसकी जो बेसिक यूनिट है, जो उसकी फर्स्ट यूनिट है वो होगी मोनोमर,
ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, एग्जाम्पल क्या है, नायलॉन आएगा, एक्रिलिक आएगा, पॉलीयूरिथेन आएगा, पॉलीप्रोपाइलीन आएगा। मिलियन ऑफ टन्स ऑफ दीज फाइबर्स आर प्रोड्यूस ऑल ओवर द वर्ल्ड ईच ईयर। बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं हर साल। इस चार्ट से, इस स्लाइड से आपको 2-3 बातें समझनी है। एक तो ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट होते हैं सिंथेटिक फाइबर, इनकी जो बेसिक यूनिट है वो मोनोमर है, ओके। और ये जो है इनके एग्जाम्पल क्या क्या ये होते हैं। फिर हम बात करते हैं रेयॉन। अगर हम रेयॉन की बात करें तो रेयॉन क्या होता है, रेयॉन जो है सिंथेटिक फाइबर कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं हम, वुड पल्प से। रेयॉन फैब्रिक इज सॉफ्ट एंड अब्जॉर्बेंट एंड कंफर्टेबल, इट इज़ ईजी टू डाई। रेयॉन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स। अब जो रेयॉन फाइबर है जिसको हमने वुड पल्प से निकाला है उसका एक मटेरियल केमिकल, और फिर हमने उसको पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में डाल दिया है, और इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, अगर इनको कॉटन के साथ मिला दें तो ये अच्छा फैब्रिक बन जाता है, वूल के साथ मिला दें तो कारपेट बन जाता है। तो मतलब ये बेसिक चीज़ें आपको पता है, सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि रेयॉन के क्या क्या यूजेस होते हैं। रेयॉन एक्चुअली कहाँ से बन रहा है, वुड पल्प से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका जो केमिकल है, ठीक है। नायलॉन क्या हो रहा है, नायलॉन को कहाँ से कर रहे हैं, कोल, ऑब्टेन फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। नायलॉन जो है लस्ट्रस है, इजी टू वॉश है, ये ड्राई होता है क्विकली। नायलॉन से हम क्या क्या यूज़ करते हैं, सीट बेल्ट ऑफ कार, स्लीपिंग बैग, सॉक्स, रोप्स, ये सब बनाने के काम आता है। तो देखिए इनकी एडवांटेज हैं। अब जैसे कि सॉक्स की बात हो रही है तो सॉक्स कॉटन की से नायलॉन के अंदर स्ट्रेच होगा, है ना। कार की सीट है उसके अंदर वाटर रेजिस्टेंस मिल जाएगा, रस्सी जो होगी उसके अंदर हम नायलॉन अगर होता है बीच में तो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ जाती है, ओके। तो ये फाइबर्स के कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो रेयॉन के एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ पे बताए गए हैं रेयॉन और नायलॉन के, तो यू कैन रीड इट। एडवांटेज में इसके क्या आता है, सॉफ्ट कंफर्टेबल ड्रेप वेल, आप इसको पढ़ सकते हैं। डिसएडवांटेज में क्या होगा, रेयॉन के केस में ये रिंकल हो जाता है अनलेस ट्रीटेड, और जो ये ससेप्टेबल टू माइल्ड्यू, वीकनेस है इसकी, गीला हो जाता है ना। तो ये सारे आप पढ़ सकते हैं रेयॉन के बारे में। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर से वुड पल्प के अंदर से इसका जो मटेरियल है वो डिराइव किया गया है। फिर अगर हम नायलॉन की बात करते हैं तो इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज है कि लाइट वेट है, ये एब्रेजन रेजिस्टेंस है, जल्दी से घिसता नहीं है, एक्सेप्शनल इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ईजी टू वॉश है ना। अगर आपको ऐसी जगह पे जाना है, ट्रैकिंग वगैरह वाली जगह पे जाता है, गंदा जल्दी हो सकता है फैब्रिक, तो वहाँ के लिए अच्छा है, जल्दी से ड्राई हो जाएगा। तो जो स्पोर्ट्स वियर होगा उसके अंदर क्या है, नायलॉन का यूज़ ज़्यादा होगा, या इस तरीके की चीज़ें, रस्सियाँ, टेंट बनाना, इस तरीके की चीज़ों में नायलॉन का यूज़ ज़्यादा होगा। फिर इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, हीट सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, लो एब्जॉर्बेंसी रेट। अगर आप सोचेंगे कि नायलॉन आपको एब्जॉर्ब कर ले आपके बॉडी के मॉइस्चर को, तो वो नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ पे कुछ मेंशन किए गए हैं। फिर थर्ड बात आती है सिंथेटिक फाइबर की टाइप है पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर जो है सिंथेटिक फाइबर कहाँ से मिल रहा है हमको, कोल से मिल रहा है। ये क्या कर रहा है, रिपीटिंग यूनिट है जो इसकी ईस्टर है, पॉलिएस्टर, ईस्टर को रिपीट किया गया है बार बार, पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर भी क्या है, पॉलिएस्टर जो है ये फिर से ईजी टू वॉश है, रिंकल फ्री है, सिंथेटिक फाइबर है ना, अपनी शेप को मेंटेन करता है। फिर कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम इसको, रोप्स में, नेट्स बनाने में, रेन कोट्स बनाने में, क्योंकि वाटर रेजिस्टेंस भी है, जैकेट्स बनाने में पॉलिएस्टर का यूज़ किया जा रहा है। देखिए सिंथेटिक फाइबर के अलग तरीके के यूजेस हैं। जो नेचुरल फाइबर हैं, अगर मान लीजिए आपको हीट रेजिस्टेंस देना है, वाटर रिपेलेंट आपको कोई फैब्रिक बनाना है, तो आपको किससे बनाना पड़ेगा, ऐसा फैब्रिक बनाना है जो कि मान लीजिए वायरस बैक्टीरियल रेजिस्टेंस हो, उसके अंदर ग्रो ही नहीं कर सकता, तो वो कैसा होगा, वो सिंथेटिक हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल फाइबर्स के बीच में पोर्स होंगे तो वहाँ पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर सकते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर के अपने एडवांटेज हैं, उन एडवांटेज के ऊपर ही हम लोग उसका यूज़ करते हैं, ओके। फिर बात कर लेते हैं, इस स्लाइड में वही दिखाया गया है कि पॉलिएस्टर फाइबर अगर है तो उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या उसके डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग है, क्रीज रेजिस्टेंस है, रिक्वायर्स नो आयरनिंग, ड्राइज रैपिडली, वही जो कि सिंथेटिक फाइबर्स के सारे एडवांटेज होते हैं, उन सारे एडवांटेज वो मोस्टली सभी में मिलते हैं। लिमिटेशन क्या होगी इसकी, पॉलिएस्टर अट्रैक्ट डस्ट, अट्रैक्ट ग्रीज, डू नॉट डाई इजीली। देखो डाई इजीली डाई नहीं होते, कोई भी सिंथेटिक फाइबर जल्दी से डाई नहीं होते हैं, और अगर ज़्यादा टेम्परेचर दे दो तो पॉइजनस फ्यूम्स निकलती हैं पॉलिएस्टर के केस में। तो इनका
एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बीच में आपको दोनों को देखना पड़ता है कि क्या इसकी एडवांटेज है, तो उसका यूज़ जो है वो अकॉर्डिंगली करना होता है। और जब यूज़ करते हैं तो उसमें कॉशन जो होती है वो कॉशन लिखी जाती है, और कॉशन आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपने सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहने हुए हैं तो आपको, जैसे दिवाली में नहीं पहनने चाहिए सिंथेटिक फाइबर के कपड़े, क्योंकि जल्दी से इन्फ्लेमेबल है, वो बहुत जल्दी से जल जाते हैं और वो मेल्ट हो जाते हैं। अगर आपको मान लीजिए इस तरीके का, मान लो पसीने वाली जगह, गर्मी वाली जगह, तो आपको सिंथेटिक फाइबर्स नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो आपका मॉइस्चर यूज़ अब एब्जॉर्ब नहीं करते। तो आपको कब पहनने चाहिए? अगर एज अ फैब्रिक टू वियर, तो आपको कब पहनना चाहिए? जब आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा ठंड है, वो एयर से बचने के लिए, कोल्ड से बचने के लिए, उस केस में आपको फिर क्या करना पड़ेगा? सिंथेटिक फाइबर के कपड़े वहाँ पे काम आएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच चाहिए, क्योंकि जो नेचुरल फाइबर है उसके अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच की रिक्वायरमेंट है, मतलब स्पोर्ट्स वेयर, तो उधर भी क्या काम आएगा? उधर भी सिंथेटिक फाइबर काम आएंगे। फिर नेक्स्ट टाइप है एक्रिलिक फाइबर। तो एक्रिलिक फाइबर क्या होता है? ये भी एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर है, जो कि किससे मिलता जुलता होता है? ऊन से मिलता जुलता है। इसको हम कहाँ से मिल रहा है? हमें नेचुरल सोर्सेज क्वाइट एक्सपेंसिव वूल का, तो हमने इसका ये सब्स्टिट्यूट बनाया है। जो कपड़े हैं कुछ एक्रिलिक से बनाने जा रहे हैं, तो ये जो सिंथेटिक फाइबर है ये ड्यूरेबल है, अफोर्डेबल है, विच कैन मेक दैम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर्स, क्योंकि ये वूल का सब्स्टिट्यूट है अब एक्रिलिक फाइबर। तो क्योंकि वूल कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि वूल जो है नेचुरल फाइबर है, वो हमें कहाँ से आ रहा है, उसका इतना सारा प्रोसेस है, तो एक्रिलिक फाइबर जो है वूल के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ किया जाता है। तो इस अब नेक्स्ट स्लाइड इसमें आप देख सकते हैं कि एडवांटेज क्या दिखाए गए हैं एक्रिलिक फाइबर के। एक्रिलिक फाइबर जो होते हैं लाइट वेट होते हैं, बट हैव मोर बल्क, दे आर ओडर एंड माइल्ड्यू रेजिस्टेंस, क्लीन इजीली होते हैं, ट्रांसपेरेंसी रेट 93% है। तो एक्रिलिक से क्या बनता है? क्लियरेस्ट मटेरियल नोन है ये। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन ग्लास, इफ़ एक्सपोज टू डायरेक्ट फ्लेम इट विल मेल्ट एंड इवेंचुअली बर्न, है ना, ये सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं। फिर एक अलग पॉलीमर है, वो है प्लास्टिक। हम पॉलीमर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो सिंथेटिक फाइबर से हम डिराइव करते हैं प्लास्टिक, जो कि पॉलीमर है एक। तो प्लास्टिक क्या है? इट्स ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट, इन सम द लीनियर अरेंजमेंट, किसी में क्रिस क्रॉस। अब देखो प्लास्टिक जो होता है ना, प्लास्टिक की कितनी मल्टीपल यूजेस है आपके, हमारे इतने सारे आर्टिकल्स, पेन का ढक्कन से लेके घर पे 1000 तरीके के आइटम्स सब प्लास्टिक से बनते हैं। तो जो प्लास्टिक है उसकी मैन्युफैक्चरिंग जब की जाती है तो उसके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, जो एक दूसरे से जुड़ते हैं बॉन्ड्स, वो अलग अलग हो सकते हैं। सब कुछ में जो अरेंजमेंट होती है उसकी यूनिट की, उसमें क्रिस क्रॉस हो सकता है, कुछ में लीनियर अरेंजमेंट हो सकती है। ओके, प्लास्टिक की सबसे एडवांटेज क्या होती है? उसे हम रिसाइकल, रीयूज़, कलर भी कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, मतलब उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं बार बार। आपने एक जो प्लास्टिक का जो सामान यूज़ किया, तो उसको अगर आप प्रॉपरली उसमें देते हैं रिसाइकल में, तो वो दोबारा से यूज़ हो सकता है। लेकिन फिर वहाँ पे दूसरी बात क्या है प्लास्टिक की? डिसएडवांटेज क्या है? प्लास्टिक नेचर के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। अगर आप प्लास्टिक को नेचर में फेंक देते हैं, पॉलीथीन्स को अगर आप नेचर में फेंक देते हैं, तो ये हमारी सॉइल के लिए, बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। ठीक है, तो प्लास्टिक हमने क्या पढ़ा? क्योंकि ये एक तरीके का पॉलीमर है। फिर एक और स्पेशल तरीके का प्लास्टिक है जिसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। तो ये थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? देखो प्लास्टिक के केस में क्या होता है, ये बहुत जल्दी से डिफॉर्म हो जाता है जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे, लेकिन जो कि विच गेट्स डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स, दैट इज पॉलीथीन एंड पीवीसी। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? जो कि जल्दी से हीट करने पर बैंड हो जाएंगे, उनको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जैसे पॉलीथीन एंड पीवीसी। दूसरी तरफ जो एक दूसरा जो है वो होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दो तरीके के प्लास्टिक, एक तो थर्मोप्लास्टिक हो गए ये वाले जो कि हीट दिया और वो मेल्ट हो गए, वो थर्मोप्लास्टिक हैं। दूसरा होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं? जिनको आपने एक बार मोल्ड कर दिया तो उसके बाद आप इनको सॉफ्ट नहीं कर सकते हो। प्लास्टिक हैं वो, लेकिन वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, दोबारा से रीहीट नहीं कर सकते। उसके अंदर आता है बैकेलाइट एंड मेलामाइन। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की तरफ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। वो कौन से प्लास्टिक है जिसको आप मोल्ड नहीं कर सकते एक बार के बाद? तो वो बैकेलाइट एंड मेलामाइन है।
इनको आपने एक बार जैसा मोल्ड कर दिया दोबारा से सॉफ्ट नहीं होंगे ये, ओके। लेकिन दूसरे जो प्लास्टिक हैं पॉलीथीन और पीवीसी में क्या है, पॉलीथीन और पीवीसी में जैसे ही आप उसको हीट करेंगे वो अपनी शेप छोड़ देगा, मेल्ट हो जाएगा, फिर आप उसको दोबारा जैसे ठंडा करेंगे जिस शेप में देना चाहते हैं आप उसको उस शेप में दे सकते हैं। बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है। फाइन। तो अब यहाँ पे इस स्लाइड में दिखाया गया प्लास्टिक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज क्या होते हैं, ड्यूरेबल है, रस्ट नहीं लगेगा, इंसुलेटर है, केमिकल से रेजिस्टेंस है, कॉम्प्लेक्स शेप में आप इसको मोल्ड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, ये एक्सपेंसिव, नॉट फ्रेंडली टू एनवायरनमेंट, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। डोंट ब्रेक डाउन और डिग्रेड इजीली, हमारे एनवायरनमेंट में ये ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, एनर्जी चाहिए उसको प्रोड्यूस करने के लिए, फायर हजार्ड भी हो सकता है, ये इसके डिसएडवांटेज है। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज प्लास्टिक के बताए गए हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज जो है प्लास्टिक का वो यही है कि वो नेचर फ्रेंडली नहीं है। अगर वो नेचर में चला जाता है तो वो सालों साल, कई हज़ार सालों तक पड़ा रहता है, उसका डिग्रेडेशन नहीं होता। और अगर उसमें आग लगा दी जाए तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलते हैं विच कुड बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड आवर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रेन, सबके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं जो फ्यूम्स निकलती हैं। ओके। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये एक शेप में आ जाएंगे तो दोबारा नहीं आते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लास्टिक की हम पीछे वाली स्लाइड में पढ़ ही चुके हैं। तो ये था प्लास्टिक के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं डिफरेंस दोनों का, थर्मोप्लास्टिक में और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, इस चार्ट में तो आप देख सकते हैं जो थर्मोप्लास्टिक होगा वो कैसे बन रहा है, फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैसे बन रहा है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। आप सिर्फ इतना पढ़ लीजिए किस तरीके से होती हैं, अगर ज़रूरी हुआ तो ये नेक्स्ट एनसीईआरटी का पार्ट ज़रूर होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। इट कंटेन्स लॉन्ग चेन लीनियर पॉलीमर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैंडर वॉल फोर्सेस। तो मतलब ये इसका केमिकल लेवल पर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है कि इनकी प्रॉपर्टी में इतना ज़्यादा डिफरेंस आता है, ये उसका चार्ट दिया गया है। दोज हु आर इंटरेस्टेड वो उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं यही जो मटेरियल्स जो अब तक हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने नेचुरल फाइबर्स के बारे में बात किया और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात किया, हमने पॉलीमर्स और मोनोमर्स के बारे में बात किया। तो अब हम बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के बारे में, क्योंकि हमने जो मटेरियल्स बनाए हैं उनको अल्टीमेटली नेचर में जाना है। मतलब उनको कोई भी ऐसा मटेरियल क्रिएट नहीं होना चाहिए कि जो वापस नेचर में नहीं जा रहा। अगर हम कोई भी इस तरीके का मटेरियल क्रिएट करते जा रहे हैं जिसको हमारी नेचर अब्जॉर्ब नहीं कर रही अल्टीमेटली एट द एंड, तो समझ लीजिए कि हम हार्मफुल या कचरा या जिसे कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है वो क्रिएट कर रहे हैं, मान लीजिए आप ये। तो जो भी मटेरियल दैट डीकम्पोजेज थ्रू नेचुरल प्रोसेस इज़ बायोडिग्रेडेबल, मतलब उसको लास्ट में डीकम्पोज हो गया वो नेचुरल तरीके से, तो वो बायोडिग्रेडेबल उसको कहा जाएगा। जो जल्दी से अपने आप से नेचुरल प्रोसेस से डिग्रेड नहीं हो रहा, नॉट इजीली नहीं हो रहा, तो उसको हम कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब हमारी बायो जो है, हमारी अर्थ जो है वो डिग्रेड उसको नहीं कर सकती। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, फ्रूट्स हो गए, पेपर हो गया, एनिमल प्लांट जितने भी लिविंग बींग्स हैं ये सब बायोडिग्रेडेबल हैं। जो भी नेचुरल फाइबर्स से बन रहे हैं, कॉटन, सिल्क, वो भी सब बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या आता है, प्लास्टिक, टिन, मेटल वाले जो सामान है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। तो फिर हम बार बार बात कर रहे थे एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन प्लास्टिक, ऑफ प्लास्टिक आएगा ये। तो प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डीकम्पोज, बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं उसको डीकम्पोज होने में, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। इससे क्या हो गया, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस नेचर में उसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है जो कि उतने अमाउंट में नहीं होना चाहिए था, उसका अमाउंट जो है उस नेचुरल कॉम्पोजिशन से ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉल्यूशन। तो वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, मान लीजिए CO2 का कॉम्पोजिशन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, उससे ज़्यादा बढ़ गया, तो उसे हम कहेंगे पॉल्यूशन। तो जब लिमिट से ज़्यादा वो बढ़ रहा है एक मटेरियल, तो वो क्या कर देगा, वो पॉल्यूशन क्रिएट कर देगा। तो जो बर्निंग प्रोसेस होता है सिंथेटिक मटेरियल का इज़ क्वाइट स्लो, मतलब बर्निंग मतलब इन नेचर, एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड ईजीली।
इट रिलीजेज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। ये हम बात कर चुके हैं। जब भी ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सिंथेटिक मटेरियल हैं, जो हमारी नेचर में नहीं थे, जो हमने बना दिए, उनका जब बर्निंग किया जाता है, जब उनको जलाया जाता है, तो एक तो उनका कंप्लीट बर्निंग नहीं होता और उससे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। ओके, तो ये जो चार्ट है इसमें दिखाया गया है बायोडिग्रेडेबल वर्सेस नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स के बारे में कि उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। इनका जो बायोडिग्रेडेशन जो होता है बायोडिग्रेडेबल का, वो बहुत हाई होता है। इनका बायोडिग्रेडेशन वेरी लो होता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बायोडिग्रेड नहीं होते, ये नेचर से नहीं जाते, जाएंगे लेकिन सालों साल, हज़ार साल तक भी ले लेते हैं। तो इसलिए इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। ये आप चार्ट को रीड कर लीजिएगा खुद से। फिर इसमें दिखाया गया है कि वाई रीसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखिए, अब हमने अभी तक पढ़ते जा रहे हैं, हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं, हम ये सब, हम उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि भाई उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसके कुछ तो ऐसे एडवांटेज हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमें प्लास्टिक को बनाना चाहिए, ज़रूर बनाना चाहिए। तो हम प्लास्टिक तो बना रहे हैं, उसकी जो एडवांटेज है उसका हमें यूज़ करना ही है, उसकी यूज़ कर रहे हैं। बट हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी प्लास्टिक हम क्रिएट कर रहे हैं नेचर में, वो प्रॉपरली रिसाइकल होता रहे। मतलब उसको जो हम डंप ना करें नेचर के बीच में, ऐसी जगह पे वो ना डंप हो जहाँ पे वो हमारी नेचर के लिए हार्मफुल हो जाए। तो प्लास्टिक के रिसाइकलिंग के लिए हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए कि वो जितना हम क्रिएट कर रहे हैं वो प्रॉपरली वापस आ जाए इंडस्ट्रीज़ में और रिसाइकल फॉर्म में चला जाए। और जब भी उसको हमें डंप करना है प्रॉपर तरीके से, तो हम उसकी बात करते हैं। तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि हम अगर फ्यूचर जनरेशन के लिए चाहते हैं कि हमारा प्लैनेट फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उनको भी कैटर कर पाए, तो हमें उसके लिए इन सब चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्लास्टिक जो है उसको करने में कितने लग जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको डिग्रेड करने में। तो यहाँ पर 4R दिखाए गए हैं, 4R प्रिंसिपल। ये 4R प्रिंसिपल को आप अपने मेंस राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं इन योर राइटिंग व्हेन यू आर स्टेट PCS का एग्जाम लिखते हैं, UPSC एग्जाम का मेंस देते हैं। तो रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर। तो रिड्यूस का मतलब क्या है, हमें अपना जो यूज़ है प्लास्टिक का या किसी भी चीज़ का, ये हर चीज़ के लिए 4R प्रिंसिपल यूज़ होता है। अगर आप अपने नेचर को बचाना चाहते हैं तो रिड्यूस द यूज़। आपको जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको पहली बात तो आपको चाहिए या नहीं, उसका रिड्यूस करिए पहले तो यूज़ का, है ना। फिर आप उसको रीयूज़, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं उसको रीयूज़ करिए। आपके पास जितने कपड़े हैं, जितने जूते हैं, जितने पेन हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको रीयूज़ करिए बार बार, ताकि आप इस नेचर के ऊपर प्रेशर ना डालें। फिर होता है रिसाइकल। आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको रिसाइकलिंग में डालिए। जैसे पेपर, अखबार पढ़ते हैं तो उसका दोबारा से अखबार वाला पेपर बनना चाहिए, रद्दी में जा रहा है। प्लास्टिक के बॉटल जो भी खाली होते हैं तो उसको कबाड़ वाले को दीजिए ताकि वो फैक्ट्री में दोबारा चला जाए, उससे दोबारा से फिर से बॉटल्स बन पाएँ। री एजुकेट मतलब समझाने की ज़रूरत है, हमें लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो समझ पाएँ कि इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे नेचर की। तो ये जो 4R प्रिंसिपल हैं कि नॉट ओनली ऑन प्लास्टिक या नॉट ओनली ऑन पॉलीमर, ये हमारी सभी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। दिस यू शुड अंडरस्टैंड। इस चार्ट में दिखाया गया है कि जो हम वेस्ट जनरेट करते हैं, जितना भी हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उसको कितना टाइम लगता है डिग्रेड होने में। तो इसमें दिखाया गया है कि जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट है वो तो 1-2 वीक में ख़त्म हो जाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या है, आपके खाने की फूल पौधे, पत्तियाँ, फूड स्टफ, ये सब तो ख़त्म हो जाएगा। 2-3 हफ्ते में पूरा नेचर उसको डिग्रेड कर देती है। पेपर को अगर आप ऐसे नेचर में डाल देंगे तो 10 से 30 डेज़ में वो भी डिग्रेड हो जाएगा। कॉटन क्लोथ 2 से 5 महीने, वुड 10 से 15 साल, वुडन आइटम्स 1 साल, टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल आइटम्स अगर आप उनको मिट्टी के अंदर फेंक देंगे तो 100 से 500 साल लगेंगे उनको नेचर के द्वारा ख़त्म होने में। प्लास्टिक बैग्स 1 मिलियन ईयर्स, और वो भी क्वेश्चन डाल दिया हमने क्योंकि हम तो देख नहीं पा रहे ना, चेक नहीं कर सकते। 1 मिलियन ईयर्स में जो पहले 1 मिलियन ईयर पहले प्लास्टिक था नहीं, अब बना रहे हैं हम कुछ सालों से, कुछ 100 साल 150 साल से हम प्लास्टिक बना रहे हैं। तो उस प्लास्टिक बैग को डिग्रेड होने में 1 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। ये हमारा प्रोजेक्टेड एस्टिमेट है, हम इसको टेस्ट नहीं कर रहे, इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हो सकता है ये 2 मिलियन 5 मिलियन तक पहुंच जाए। तो
एक प्लास्टिक बैग को डिग्रेड होने में 1 मिलियन ईयर्स लगते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटाइजिंग पॉइंट फ्रॉम दिस चैप्टर। तो ये जो चैप्टर था ग्लास बॉटल को अनडिटरमाइंड, अगर आपने ग्लास बॉटल फेंकी है नेचर में तो उसका हमें पता ही नहीं है कि वो डिग्रेड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो ये जो दो चीज़ें हैं, मोर देन ऑब्वियसली ये चैप्टर में फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो भी आपको जानने ज़रूरी हैं। एंड मोर देन अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपको सेंसिटाइज करने के लिए। आपको ये समझ में आना चाहिए, ये तो हमने जाना इसमें कि सिंथेटिक फाइबर जो नेचुरल फाइबर हैं उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। बट हमने इसमें जाना कि प्लास्टिक जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे नेचर को बहुत हार्म कर सकता है, वो डिग्रेड नहीं हो रहा। प्लास्टिक को डिग्रेड होने में 1 मिलियन ईयर प्रोजेक्टेड है, और ग्लास बॉटल तो अनडिटरमाइंड, मतलब समझ लीजिए कि ग्लास बॉटल शायद डिग्रेड होगा ही नहीं। तो आप अगर ऐसा कुछ फेंक रहे हैं नेचर में तो सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है। वी हैव टू सेव मदर अर्थ। हम अपने अपने लेवल पे काम कर सकते हैं, जिससे कि हम एक एक इंडिविजुअल भी अगर उसको सेव करने का काम करता है तो धीरे धीरे सेंसिटिविटी लेवल बढ़ता जाएगा। सो दिस वाज द चैप्टर 3 ऑफ क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड ये जो चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था, सिंपल सा चैप्टर था, इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थे वो ये था कि प्लास्टिक जब डिग्रेड होता है तो वो कितना एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है। पहली बार डिग्रेड होता ही नहीं है जल्दी से, तो ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी थी। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।